हेलो, मैं आ गई हूँ फिर से अपने चैनल रीड एंड रिवाइज पे। आज एक नया टॉपिक पॉलिटी का लेके, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। और ये टॉपिक अभी हमारे यहाँ बहुत, मतलब देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही जगदीप धांकड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, जिसके वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो जो होगा ये बहुत ही पॉइंट वाइज मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, और ये बहुत ही आसान होगा आपको समझने के लिए। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमारे यहाँ पे आर्टिकल 63 में दिया गया है, और ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं हम कंट्री के। जो ये ऑफिस है, इन ये मॉडल्ड है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के टाइम में भी देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ये जो है इलेक्टोरल कलीग जो होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो इलेक्टोरल कलीग में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये डिफरेंस है एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते फिर। जो ऑफिस होता है वो वैकेंट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का अगर वो रिजाइन देते हैं, रिमूव किए जाते हैं, और डेथ और अदरवाइज। तो जो इलेक्शन होता है उनके वाइस प्रेसिडेंट का, वो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाना चाहिए। बट अगर हम देखेंगे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वैकेंट हो गई, तो वैकेंट होने के 60 दिन के अंदर न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं आता, और ये रिमूव किए जा सकते हैं सिंपल रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ राज्यसभा बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स, बोलने का मतलब है कि अगर मेंबर है 100, तो 50% मेंबर जो है वो अग्री करने चाहिए इनको हटाने के लिए, तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है। ये काम करते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इनका जो पावर एंड फंक्शन है वो सिमिलर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो हम इनका पावर अभी फंक्शंस आगे भी पढ़ेंगे। ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का जो सीट है वो खाली होता है या फिर वैकेंट होता है, तो ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, बट मैक्सिमम पीरियड क्या है, 6 मंथ है। मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट का सीट जो वैकेंट है, तो ये बस 6 मंथ के लिए ही, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ के लिए ही एज अ एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है। और फिर हम ये बात करते हैं कि जैसे कि ये मॉडल्ड है ना अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, बट ये डिफरेंट है उससे, ठीक है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सक्सीड करते हैं प्रेसिडेंसी के। मींस कि जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो रिटायर हो रहे हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका में वो फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। बट यहाँ पे क्या है इंडिया में कि जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ओनली सर्व एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, और वो भी कितने दिन के लिए, 6 मंथ के लिए। यहाँ पे मैंने देखा था ना 6 मंथ के लिए, ठीक है। हेंस स्कॉलर्स कॉल हिम हिज सुपरफ्लोज हाइनेस, ठीक है। ये वाला आप याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को हिज सुपरफ्लोज हाइनेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इमोल्यूमेंट है वाइस प्रेसिडेंट की, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रावधान नहीं है। अभी हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है
ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धांकर सर। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, ही कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के उस समय जो मेंबर हैं उनके मेजोरिटी से रिमूवल लाया जाता है, और वो जो रिमूवल है वो एग्री करना चाहिए लोकसभा के भी जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी। ठीक है, जो रिजोल्यूशन है ये सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा और 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा जो भी प्रेसिडेंट अभी है वहां पे। ठीक है, ये एक्टिंग नहीं होगा, द देन प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं उनके लिए रिजोल्यूशन लाया जा रहा है तो उनको 14 डेज का एक आपको नोटिस देना है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है कि उनको क्यों हटाना है। ठीक है, और रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मींस की 50% ऑफ मेंबर जो हैं वो अग्री करने चाहिए। ठीक है, तो आपका रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो फिर जब हम रिमूव कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन अंडर द प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन कंडक्ट होता है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। तो ये आप याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन जो है इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अंडर विच एक्ट। तो फिर उसके बाद क्या है, टेन्योर ऑफ न्यू प्रेसिडेंट का 5 ईयर। अगर रिमूव हो रहा है तो भी, वैकेंट हो रहा है तो भी, और रेजिग्नेशन दे रहा है तो भी। ठीक है, इन तीनों ही कंडीशन में आपके न्यू प्रेसिडेंट तो इलेक्ट, वाइस प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होंगे ही, तो उनका फिर से जो टर्म होगा ना वो 5 ईयर का ही होगा। ठीक है, जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर अच्छा चलो अभी मान लो कि अपने थर्ड ईयर में ही, वर्किंग ईयर में अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया तो नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो 2 साल ही काम करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है वाइस प्रेसिडेंट की, एक तो वो 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, दूसरा क्वालिफाई होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, मीन्स कि कहीं और वो वर्किंग ना हो। रोल क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये है प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, एक्ट एज अ टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट का वैकेंट हो सीट तब वो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट की तरह करते हैं, एक्ट करते हैं। प्रिसाइडिंग ओवर सेशंस प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा, मेंटेन ऑर्डर एंड इंश्योर डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। जो भी प्रोसीडिंग होगी राज्यसभा की वो उसको प्रिसाइड करेंगे, मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड ऑर्डर, इम्पार्शियल वाइल अलाउंग अ फ्री एंड फेयर डिबेट। मीन्स कि वो किसी भी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं होगा, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होंगे, और जो भी बिल्स हैं, जो भी बात पे डिबेट चल रहा है उस पे बिल्कुल ही फ्री और फेयर डिबेट करवाएंगे राज्यसभा में। फिर है उनका कास्टिंग वोट, अगर किसी भी बात पे टाई हो जा रहा है राज्यसभा में तो वो एक कास्टिंग वोट यानी डिसाइडिंग वोट करते हैं। मीन्स कि एक बिल आया और उस पे पार्टी ए और पार्टी बी दोनों ने 50-50 वोट दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो डिसाइडिंग वोट होगा वो वाइस प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, फिर वो करते हैं कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं, मोशंस और रिजोल्यूशन ऐसे होते हैं जिस पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर उन्हें और भी फर्दर स्क्रूटनी की ज़रूरत होती है। तो उस वैसे बिल्स को जो होता है वाइस प्रेसिडेंट रेफर कर देते हैं कमिटीज़ को, जिसको हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है रिट, जो कि इशू होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट है, ये सिर्फ यूज करता है
और इन्फोर्स करता है ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। और हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए बट और अदर पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो नैरो है रिट के मामले में हाई कोर्ट से। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट अगेंस्ट अ पर्सन और अ गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेयर एज High Court can issue the writ against a person residing or against a government authority located within its territorial jurisdiction। मीन्स कि हाई कोर्ट का जो दायरा है उसी के अंडर अपना हाई कोर्ट रिट लेके आएगा। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो पैन इंडिया है। ठीक है, अगर आउटसाइड के लिए लाना है, outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। अगर अपने jurisdiction के बाहर उसको लाना है रिट, तो वो जो भी होगा एक्शन वो जो होगा ना उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर ही होगा। ठीक है, तो पर्पस ऑफ इशूइंग द रिट इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है इशू करने का पर्पस रिट का वो वाइडर है हाई कोर्ट के द्वारा, बट जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट का कम है और हाई कोर्ट का ज़्यादा है। A remedy under Article 32 is in itself a fundamental right and hence SC may not, यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट SC का मतलब रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिडिक्शन। तो ये जो रिट है ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है रिफ्यूज नहीं कर सकता इसको, इस पे जुरिडिक्शन रिट जुरिडिक्शन पे। तो रिट जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिट। तो पहला है आपका हीबियस कॉर्पस, ये पहला टाइप है रिट्स का। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन। मतलब ये कोर्ट के द्वारा इशू होता है टू अ पर्सन हु डिटेन्ड अनदर पर्सन, जो जिसने दूसरे पर्सन को डिटेन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो कोर्ट देन एग्जामिन द काउज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट रिट लेके आएगा ऐसे पर्सन पे जिसने दूसरे पर्सन को रिटेन करा है और एग्जामिन करेगा कि काउज क्या है डिटेन का और उसका लीगैलिटी क्या है। तो ये वाला जो हेबियस कॉर्पस है ये इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोगों पे ये इशू हो सकता है। नॉट इशू कहाँ इशू नहीं होगा, जहाँ पे डिटेंशन जो होगा वो लॉफुल होगा, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट होगा। डिटेंशन इज बाय द कंपिटेंट कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के द्वारा डिटेंशन हो रहा है। और डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर डिटेंशन कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर हो रहा है तो वहाँ पे ये नहीं इशू होगा। तो हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ नहीं इशू होगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे हिबियस कॉर्पस नहीं यूज होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। दूसरा है मैंडेमस, मीन्स की वी कमांड इशू बाय द कोर्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल, कोर्ट जो है वो पब्लिक ऑफिशियल को कमांड देता है आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मीन्स कि अगर वो कोई भी जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो करने में फेल हो गया है या फिर रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, मैंडेमस कहाँ पे इशू नहीं होगा, तो पहला है आपका अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, जो प्राइवेट लोग हैं उनके आगे मैंडेमस रिट जो है वो इशू नहीं होगा। और टू फोर्स इनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पासेस स्टैट्यूटरी फोर्सेस, जहाँ पे डिपार्टमेंटल एक्शन होगा
मतलब इन्फोर्स करना होगा, वहां पे रिट नहीं होगा, मैंडेबस रिट जो है वो नहीं होगा। तीसरा है व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी और नॉट मैंडेटरी, जहाँ पे ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मतलब कि आपका मन है तो करें और नहीं तो नहीं करें, मीन्स कि मैंडेटरी नहीं है, तो वहां पे भी मैंडेबस यूज नहीं होगा। डी है आपका, मतलब फोर्थ पॉइंट है टू इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है जहाँ पे मीन्स ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया है कि नहीं आपको ये काम करना ही है, वहाँ पे भी मैंडेमस आपका यूज नहीं होगा। और लास्ट वन इज, सॉरी सेकंड लास्ट इज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर पे मैंडेबस यूज नहीं होगा। और लास्ट वन इज अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वहाँ उनके थ्रू उनके आगे भी मैंडेबस यूज नहीं होगा। थर्ड आपका जो रिट है वो है प्रोहिबिशन, मीन्स की टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल to prevent the latter from exceeding its jurisdiction and unscoping a jurisdiction that does not process। मीन्स कि ये हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को यहाँ पे रोकता है ताकि वो अपने जुरिडिक्शन से एक्सीड ना हो, और जहाँ पे उसका जुरिडिक्शन है, जहाँ वो अपना जो है जुरिडिक्शन पावर यूज नहीं कर सकता है, वहाँ पे वो अपना जानबूझ के यूज करने का कोशिश ना करे, मीन्स की एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन ना लगाए। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली, ये इशू होता है सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी पे, और नॉट अवेलेबल मीन्स की नहीं होगा कहाँ पे, जहाँ पे अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पे इन तीन जगह पे ये यूज नहीं होता है प्रोहिबिशन। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी में, लेजिस्लेटिव बॉडीज में और प्राइवेट इंडिविजुअल में। ठीक है, और इट कैन बी यूज ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल, और ये तो मैंने यहीं पे ही लिखा था। फिर है हमारा फोर्थ वन सर्श्योरी, सर्श्योरेरी, सर्श्योररी। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मीन्स कि इन्फॉर्म करा जाए उसको और उनको बताया जाए। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन, अगर एक्सेस जुरिडिक्शन आ गया है तो उसके पे ये सर्श्योररी यूज होगा। ठीक है, और जहाँ पे लैक ऑफ जुरिडिक्शन होगा और एरर ऑफ लॉ होगा, कि एरर है लॉ में या फिर लैक है जुरिडिक्शन में, तो वहां पे ये होगा। ये पिटीशन में के तरीके मतलब सर्श्योरी जो है वो पिटीशन की तरह लाया जा सकता है आफ्टर फाइनल डिसीजन। अगर कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन ला दिया है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके वजह से ना कि ये सिर्फ प्रोहिबिशन वाला है रिट है, बट प्रिवेंटिव भी है। सर्श्योरी इज बोथ प्रिवेंटिव एंड एज वेल एज क्यूरेटिव। ठीक है, इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करता है। और इट कैन इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स कि कोई भी ऐसा अथॉरिटी है जो कि किसी इंडिविजुअल का राइट हैम्पर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी हम सर्श्योररी ला सकते हैं। ठीक है, और इट कैन नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया और प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया, उनके अगेंस्ट हम नहीं ला सकते हैं। लास्ट हमारा जो रिट है वो है क्यू वारंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है व्हाट अथॉरिटी और वारंट इशूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू द
टू अ पब्लिक ऑफिस। कोई भी पर्सन है उसके लीगैलिटी को, अगर कोई पर्सन कुछ क्लेम कर रहा है पब्लिक ऑफिस में, तो उसको उसकी लीगैलिटी को हम यहाँ पे चेक करते हैं, इंक्वायर करते हैं। तो इट कैन बी इशूड ओनली, ओनली इशू होता है सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैचूएट स्टैचूएट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि ऐसा कोई पब्लिक ऑफिस जो कि किसी लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक इस्टेब्लिश परमानेंट इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, वहाँ पे हम क्यू वारंटो लाते हैं और ये कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। मिनिस्ट्रीज का कोई ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, उन वहाँ पे हमारा ये इशू नहीं होता है। तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट एंड रिट, जो कि ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप फिर अगेन एग्ज़ाम के लिए तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और तब तक के लिए आप इसे एक दो बार और देखें ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही मैंने ना लाइट लैंग्वेज में ये बनाया है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप एक दो बार देखोगे तो। और प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।